आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न डीप में स्वागत है। आज हम लोग मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड जो कुछ शेष वस्तुनिष्ठ प्रश्न बच गया था उसका विस्तारपूर्वक हल देखेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने 273 तक क्वेश्चंस का हल कर लिया था, जिसमें हम लोगों ने आरबीआई के बारे में पढ़ा था, उसके क्या क्या होता है, उसको मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल करने का नियम क्या होता है। फिर मुद्रास्फीति के बारे में भी हम लोगों ने देखा था, किस माध्यम से मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है, मुद्रास्फीति में क्या होता है। तथा हम लोगों ने बैंकिंग से रिलेटेड कुछ थ्योरी किए थे जिससे प्रश्न पूछा जाता था। तथा शेयर मार्केट से रिलेटेड भी हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से शेयर क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, उन सभी पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा किया था। तो आशा करते हैं उनसे रिलेटेड अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप उसका सही सही उत्तर दे देंगे। तो आइए आज हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट, जिसमें आज हम लोग वायदा बाजार देखेंगे, जो कि एक शेयर मार्केट की तरह ही है, जो कह दीजिए तो एक तरफ से उसके दूसरा भाई है। वह एक शेयर को संभालता है और इधर कमोडिटीज को संभालता है। तो एक नए ही थ्योरी सीखने को मिलेगा। तो देखा जाए, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कार्ड से बैंक को उच्च ऋण का जोखिम है। कौन सा कार्ड से उच्च ऋण का जोखिम है? डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से और उपरोक्त सभी से। अब बताइए, डेबिट कार्ड किसको लागू किया जाता है? जिसका अकाउंट होता है बैंक में, सेविंग अकाउंट होता है, यानी वह डेबिट कार्ड से वह उतना ही पैसा का इस्तेमाल कर सकता है जो उसके अकाउंट में है। एटीएम कार्ड भी जस्ट लाइक डेबिट कार्ड की तरह ही है। जो उसके पास सेविंग अकाउंट में पैसा है वह उतना ही पैसा का उपयोग कर सकता है एटीएम के थ्रू। और क्रेडिट कार्ड, देखिए क्रेडिट कार्ड क्या होता है? क्रेडिट कार्ड होता है जो किसी फाइनेंशियल संस्थानों द्वारा जारी किया जाता है, चाहे वो बैंक जारी करे या अन्य कोई फाइनेंशियल संस्थान जारी करे, जो आपको अपनी खरीद पर भुगतान करने के लिए उधार लेने की सुविधा देता है। यानी आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसा नहीं रहने पर भी वह सामान को या कैश अपना ले सकते हैं। यह इसकी कुछ समय सीमा होती है। वह समय सीमा किस प्रकार से दी जाती है? वह समय सीमा आपके क्रेडिट हिस्ट्री और स्कोर पे दिया जाता है। यानी आपका वित्तीय लेन देन क्या है, उसी के आधार पर वह आपको क्रेडिट कार्ड की क्षमता दिया जाता है कि कितना उसका कैपेसिटी होगा। प्लस जो एक मिनिमम होता है भुगतान करने का क्रेडिट कार्ड के, वो 50 से 60 दिन का होता है। ये क्राइटेरिया आम है, जो आम भाषा में आप बोल सकते हैं कि इतना दिन के अंदर में आप चुका सकते हैं। तो यह क्रेडिट कार्ड का मतलब यही हुआ। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया कि क्रेडिट कार्ड एक वैसा प्लास्टिक मनी होता है जो आपको क्या करता है? खरीद हेतु भुगतान करने के लिए उधार लेने की सुविधा देता है। और यह कार्ड किसके द्वारा जारी किया जाता है? कोई भी फाइनेंशियल संस्थान द्वारा। वह आपका क्रेडिट स्कोर और हिस्ट्री के आधार पर, क्या आपका वित्तीय लेन देन है, उसी के आधार पर यह जारी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, क्योंकि इसी से उच्च क्या होता है? ऋण का जोखिम होता है बैंकों को। बाकी दो के माध्यम से तो कोई जोखिम नहीं है। नेक्स्ट देखिए 275 में, निम्नलिखित में से कौन एक क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन है? अब क्रेडिट कार्ड एसोसिएशन का मतलब ही होता है संस्था। तो कौन है क्रेडिट संस्था? इंडिया कार्ड्स, ऐसा कुछ नहीं, मास्टर कार्ड और एटीएम। वही मास्टर कार्ड एटीएम कार्ड होता है जो अपना को सेविंग बैंक में जो आपका पैसा होता है उसके थ्रू ये लागू होता है, जिसका जो जितना आप पैसा आप उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड जो एसबीआई जारी करता है। सिटी बैंक कॉर्ड्स, यह सिटी बैंक जो कार्ड्स है, इसी के द्वारा यही जो क्या है, यह क्रेडिट कार्ड एक तरह से एसोसिएशन संस्था है। तो ध्यान में रखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा सिटी बैंक कार्ड्स। नेक्स्ट देखिए 276 में कह रहा है, भारत में खुदरा ऋण सर्वाधिक प्रतिशत किसका है? तो खुदरा ऋण कहने का मतलब है कि जो व्यक्तिगत तौर पर व्यक्ति को दिया गया ऋण, वही खुदरा विक्रेता होता है। तो ऑटो ऋण, देखिए ऑटो ऋण जनरली जो होता है खुदरा नहीं माने, क्योंकि वो व्यवसाय से रिलेटेड होता है। तो इसमें करा खुदरा ऋण जो सर्वाधिक होता है वह आवास ऋण में होता है, क्योंकि यह व्यक्तियों को द्वारा दिया जाता है। तो यह होता है व्यक्तियों या खुदरा ग्राहकों के रूप में पैसा को उधार देना। तो यह इसमें सर्वाधिक प्रतिशत वो आवास बैंक को हो जाएगा, आवास ऋण हो जाएगा। तो ना ही व्यक्तिगत ओवरड्राफ्ट हो जाएगा। ओवरड्राफ्ट कुछ क्या होता है, कुछ समय के लिए, समय सीमा के अंतराल में वो जारी किया जाता है, फिर बाद में आपको बैंक अपना कुछ बेनिफिट लेकर वो आपको पैसा चुकाना होगा। व्यक्तिगत ऋण नहीं। तो क्या हो जाएगा, यह आवास ऋण सर्वाधिक प्रतिशत है खुदरा ऋण का इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 277 में, 277 में, निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी नहीं है? मतलब कौन सा ऐसा है इस चारों में से जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग डिलीवरी चैनल नहीं है? मोबाइल वैन, चलिए इसको रहने दीजिए। मोबाइल बैंकिंग, यह बिल्कुल है। मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से आप पैसा को लेन देन कर सकते हैं, भेज सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के भी माध्यम से आप कितना भी पैसा को ट्रांसफ़र कहीं भी किसी भी जगह से, ओनली आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, कर सकते हैं। टेली बैंकिंग क्या है? यह टेली बैंकिंग होता है जो टेलीफोन के माध्यम से, इस टेलीफोन जिससे आप टेलीफोन भी कर सकते हैं और उसमें स्विपिंग कार्ड भी लगा हुआ होता है, यानी आप
क्या कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं। तो इन तीनों के माध्यम से, और टेली बैंक का हाल ही में एसबीआई के द्वारा चंडीगढ़ में भी हाल ही में स्टार्ट किया गया टेली बैंकिंग। एक टेलीफोन की तरह होता है, एक टेलीफोन एक्सचेंज रहेगा, उसमें बगल में स्विपिंग कार्ड भी रहेगा, उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो ये मोबाइल वैन हो जाएगा। मोबाइल वैन कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग नहीं है जिसके माध्यम से पैसा का ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट देखिए 278 में करा निम्नलिखित में से क्या वाणिज्य बैंक के लिए निधियों का स्रोत नहीं है। अब निधियों, अब आपके माइंड में उठ रहा होगा कि निधियों का मतलब क्या होता है। निधि का मतलब होता है फंड्स। अब बताइए वाणिज्य बैंक के लिए फंड्स का स्रोत नहीं है। अब पूंजी, तो पूंजी तो बिल्कुल है, पूंजी का मतलब ही होता है फंड, तो यह स्रोत है। आरबीआई से उधार लेना, बिल्कुल सही बात है। वाणिज्य बैंकों के लिए अगर फंड हो तो वह आरबीआई से कौन, रेपो रेट के आधार पर या बैंक दर के आधार पर ले सकता है। मांग मुद्रा, कॉल मनी के आधार पर भी क्या कर सकता है, कोई भी बैंक पैसा ले सकता है। ये कॉल मनी खासकर वहाँ पर उपयोग किया जाता है जो बैंक आपस में जो लेन देन करता है कुछ समय के लिए होता है, ये वो बैंक लेन होता है, तो उसके माध्यम से वो फंड से करते। लेकिन आरबीआई के पास जो नकदी आरक्षितियाँ हैं, यानी CRR, जो कैश रिजर्व रेशियो है, नकदी आरक्षी अनुपात, यह क्या फंड्स का स्रोत नहीं है। क्योंकि आपको मालूम होगा ना कि CRR क्या होता है। CRR वह होता है जो वाणिज्य बैंकों के पास कुल जमा का कुछ हिस्सा या प्रतिशत जो वाणिज्य बैंकों के पास रखना होता है। ना ही वो वाणिज्य बैंक उसका उपयोग कर सकते हैं, ना ही आरबीआई उसका उपयोग कर सकता है। तो यही इसलिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आरबीआई का हो जाएगा, नकदी आरक्षण यानी CRR हो जाएगा, जो फंड्स के रूप में स्रोत नहीं है। नेक्स्ट देखिए 279 में है कि सेंट्रल बैंक यानी केंद्रीय बैंक के परिणात्मक उधार नियंत्रण उपाय निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। कौन सा ऐसा है जो केंद्रीय बैंक का परिणात्मक उधार नियंत्रण का उपाय नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है बैंक दर नीति। तो देखिए बैंक दर नीति क्या है, तो बैंक दर नीति में हम लोगों ने देखा था कि इसके माध्यम से क्या हो सकता है कि बैंक दर नीति के माध्यम से वह परिणात्मक को कंट्रोल कर सकता है, यानी जो भी है वह दर को घटा या बढ़ा सकता है बैंक, उसके माध्यम से वह क्या कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है बैंक में दर की बढ़ोतरी कर या दर का कमी कर। उसके बाद खुला बाजार प्रचलन। यह खुला बाजार प्रचलन क्या है, देखिए खुला बाजार जो प्रचलन है इसके, यह जो होता है खुले बाजार की क्रियाएं के अंतर्गत जो है रिजर्व बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां, जो ट्रेजरी बिल क्या था जिसका हम लोगों ने देखा था, जब सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो वह क्या करती है, नागरिकों से धन के रूप में, ऋण के रूप में ऋण के रूप में पैसा ले लेती है। जो ट्रेजरी बिल था जो 3 डेट में तैयार होता था, 91 दिन में, 182 दिन में, 364 दिन के लिए होता था, जिसमें आपको डिस्काउंट पर मिल जाता था और फिर बाद में जो अंकित मूल्य होता था उस समय के बाद उसको आप भंजा सकते थे। तो ये था कि डायरेक्ट सरकार ले सकती है। तो यही खुला बाजार, तो वही खुला बाजार प्रणाली के द्वारा क्या कर सकता है, ट्रेजरी बिल, प्रतिभूति, सरकारी प्रतिभूतियाँ, स्वीकृति पत्र का क्रय विक्रय कर वह क्या कर सकता है, उधार को नियंत्रण कर सकता है। बोला जाता है कि जो ये साख नियंत्रण के लिए खुला बाजार जो प्रचलन है यह सबसे अच्छा उपाय है, क्योंकि इसमें क्या होता है किसी बैंकों पर आधारित नहीं रहना पड़ता आरबीआई को, डायरेक्ट वो क्या कर सकता है, सफलतापूर्वक आरामदायक से अपनी नीतियों को लागू कर वह क्या करता है, आम लोगों से पैसा ले लेता है। तो ये खुला बाजार नीति यही होगा, क्योंकि खुला इसलिए नाम पड़ा। देखिए बहुत सारा इकोनॉमिक्स का ऐसा अर्थ है जो उसके शब्द से ही उसका अर्थ का होगा। खुला बाजार यानी खुले बाजार में, इसमें बैंक से उसका लेना देना नहीं होता। लेकिन आपको यह पता होगा ना कि जनरली आरबीआई का जो वर्क है वह जनरली बैंक से ही, आम जनता से उसका कोई रिलेटेड नहीं है। लेकिन जब इस नियम को जब यह लागू करता है, जब यह जरूरत पड़ता है तो उसके लिए बहुत ही आसानी होता है, क्योंकि उसको बैंकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। वह खुले बाजार में अपने सरकारी प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिलों को आसानी से क्रय विक्रय कर सकता है। तो ये हो गया। ये भी हो जाएगा नकदी रिजर्व अनुपात, यह भी है नकदी रिजर्व, यह उधार नियंत्रण का है कि CRR, नकदी रिजर्व अनुपात CRR को क्या कर सकता है, वह अपने पास रखकर उसको कंट्रोल में कर सकता है, ताकि अगर कोई ऐसा खराब स्थिति आ जाए तब वह क्या कर सकता है, CRR के माध्यम से उसको कंट्रोल कर सकता है। तो यह नैतिक दबाव, हालांकि नैतिक दबाव इसका सही जवाब हो जाएगा। नैतिक दबाव में क्या होता है, नैतिक दबाव में जनरली जो बैंक होता है अन्य वाणिज्य बैंकों को क्या करता है, अपनी नीतियों के अनुपालन कराने के दृष्टि से जारी करता है, जिसमें वो अपना नीति के अनुपालन करने का आदेश और दबाव के आधार पर होता है। तो नैतिक दबाव इसका सही जवाब हो जाएगा, जिसमें कोई भी परिणात्मक उधार नियंत्रण का उपाय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 280 में करा बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। अब देखिए बम्बई स्टॉक एक्सचेंज यह कहाँ स्थित है, यह दलाल स्ट्रीट में स्थित है। अब इसकी चर्चा अब समझते हैं कि दलाल स्ट्रीट का क्या हिस्ट्री रहा था, कैसे इसका दलाल स्ट्रीट नाम पड़ा, फिर बाद में बम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या हुआ। कहानी है 1850 ईस्वी का। उस समय की बात है जब क्या होते थे, एक बरगद के वृक्ष के नीचे बहुत सारे दलाल इकट्ठा होकर वहाँ पर शेयरों का खरीद बिक्री, शेयर तो पहले इलेक्ट्रॉनिक था नहीं, डिजिटल था नहीं,
तो कागजों पर ही होता था। तो वहाँ पर बैठकर वो जो बरगद के बीज था उसके चारों तरफ पिपरी फेरी था, उसी पर बैठकर शेयरों की खरीद बिक्री करते थे। धीरे धीरे उनकी संख्या में बढ़ोतरी होने लगी। तो उसके ठीक 1 दशक के बाद क्या होता है, महात्मा गांधी रोड जंक्शन पर, जो महात्मा गांधी रोड जंक्शन है उसी पर बरगद के नीचे, उसी के सघन छाया में नीचे धीरे धीरे लोग जुटना आरंभ करते हैं, क्योंकि संख्या बढ़ रही थी। तो यह सिलसिला जारी रहता है। उसके बाद क्या होता है, 1874 ईस्वी में उन लोगों को एक अस्थाई जगह मिलता है, और वही जो अस्थाई जगह मिलता है, जो सुविख्यात और सब प्रसिद्ध होता है जो स्थल है, वह कहलाता है दलाल स्ट्रीट। तो यही बाद में फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के रूप में भी इसे हम लोग जानते हैं। तो चूँकि आपको मालूम होगा जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वह क्या है, एशिया, भारत का ही नहीं पूरा एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके अंतर्गत में 5000 कंपनियां लिस्टेड है। तो यही हो जाएगा। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित कहाँ है, वह दलाल स्ट्रीट में है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा किस तरह से दलाल जब इकट्ठा हुए, उन्हीं के नाम के आधार पर इसका नामकरण हुआ, फिर बाद में वह स्टॉक एक्सचेंज के रूप में जाना जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संवेदी सूचांक निम्नलिखित में से प्रतिभूतियाँ होती है। देखिए संवेदी सूचांक, जिसको बेंचमार्क इंडेक्स के रूप में हम लोगों ने जाना था। अब संवेदी सूचांक होता क्या है, जिस तरह से हम लोगों ने देखा था कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है, और यह भारत का ही नहीं पूरा एशिया का सबसे पहला स्टॉक एक्सचेंज होता है। तो ध्यान में रखेंगे, इसके अंतर्गत में क्या होता है, 5000 से भी अधिक कंपनियां लिस्टेड। लेकिन 1986 ईस्वी में संवेदी सूचांक के तहत क्या किया गया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के राष्ट्रीय सूचकांक में 100 कंपनियां लिस्टेड हुई, और संवेदी सूचांक में 30 कंपनियां को लिस्टेड किया गया। तो संवेदी सूचांक की प्रतिभूतियां कितना है लिखित, उसमें कितना प्रतिभूतियां होता है, उसमें 30 होता है, 30 कंपनियां उसमें लिस्टेड है। संवेदी सूचांक इंग्लिश होता है बेंचमार्क इंडेक्स। तो वही होता है बेंचमार्क इंडेक्स है क्या, जो शेयरों का जो संवेदी सूचांक है वही कहलाता है। 382 में देखिए, 282 में बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग का प्रस्तावित स्तर क्या है। कह रहा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का बीमा क्षेत्र में कितना स्तर रखा गया है, कितना इन्वेस्ट कर सकता है, तो वह इन्वेस्ट कर सकता है 74%। तो आप यह ध्यान में रखिएगा, इस ऑप्शन में तो 74% कहीं नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न पहले का पूछा हुआ है, अपडेट नहीं है। तो जिस समय पे प्रश्न पूछा गया था 2009 में, तो 2009 में पूछा गया था तो उस वक्त 49% था। देखिए कहानी समझिए क्या था कि जो बीमा क्षेत्र में था प्रत्यक्ष विदेशी जो विनियोग या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश था, पहले 2015 में 49% था, यानी 2015 से लेकर 2021 तक 49% था, और 2021 के बाद वो 74% किया गया था। अगर 2015 से पहले की बात की जाए तो वह 26% था। तो ये था इसका स्थिति। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर ऑप्शन में 74% ना रहे तो आप 49 मारिएगा। हालांकि आशा करते हैं अब जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो अपडेट के अनुसार 2021 के अनुसार, तो हो सकता है वो ऑप्शन क्वेश्चन में लिख दे कि 2015 के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कितना था। तो ध्यान में रखिएगा 2015 के बाद से 49% था, 2015 से पहले 26% था, और अभी कितना हो गया, वह 74%। तो ये तो बीमा क्षेत्र में। अगर पूछ दिया जाए निजी बैंक में कितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रस्तावित स्तर दिया गया, तो वह भी दिया गया 74%। तो उसका कहानी क्या है, उसमें भी जस्ट यही कहानी है कि उसका भी जो 2021 में निजी बैंक में FDI का जो प्रस्तावित स्तर कर दिया गया वो 74% कर दिया गया। हालांकि उसमें भी 2014 से पहले कितना था, उसमें भी 2015 से पहले था जो 49% था निजी क्षेत्र में, निजी बैंक में। तो ध्यान में रखिएगा, बीमा क्षेत्र पूछा है, निजी बैंक पूछा, 74 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 283 में देखिए, भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार निम्नलिखित में से कौन सा है। सबसे बड़ा शेयर बाजार तो आपको मालूम होगा ना, भारत का सबसे पहला, बल्कि भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला जो शेयर बाजार होता है वह बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहलाता है। तो वह कहाँ स्थित होता है, वही दलाल स्ट्रीट मुंबई में अवस्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा शेयर बाजार कहाँ है, वह मुंबई में अवस्थित है। नेक्स्ट देखिए 284 में, इनसाइड ट्रेडिंग से संबंधित क्या है। अब इनसाइड ट्रेडिंग, देखिए इनसाइड ट्रेडिंग होता है क्या। इनसाइड ट्रेडिंग का मतलब होता है कि जिसमें क्या होता है कि गुपचुप तरीके से, यानी जो कंपनी के जो अंदर के जो कर्मचारी होते हैं, गुपचुप तरीके से कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी द्वारा जो ट्रेड किया जाता है, और खासकर जो ये ट्रेड किया जाता है उसमें वह अपना कंपनी का फ़ायदा के लिए किया जाता है, उसी को कहते हैं इनसाइड ट्रेडिंग। हालांकि आपको मालूम होना चाहिए कि इनसाइड ट्रेडिंग को लेकर SBI ने सख्त कानून बना दिया है कि इनसाइड ट्रेडिंग अब अपराध हो गया है। इसको लेकर आपको मालूम होगा ना कि हाल ही में फ्यूचर्स ग्रुप के जो मालिक थे, संस्थापक थे अनिल बयानी, और उनके जो भाई थे किशोर बयानी, तो संस्थापक तो किशोर बयानी थे और भाई अनिल बयानी, इन दोनों को क्या कर दिया गया था, 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो अब इनसाइड ट्रेडिंग वह क्या है, वह
गैरकानूनी है, जिसमें सेबी इस पर सख्त कानून लगा दिया। ये इसलिए होता था, यह मुख्यतः शेयर बाज़ार में होता था। क्या होता था कि जो कंपनी के जो अंदर के कर्मचारी होते थे उनको सब पता होता था, वही से क्या करते थे, शेयरों का ट्रेड करते थे, खरीद बिक्री कर अपना मुनाफा कमा लेते थे। तो इस तरह के बचने के लिए उस पर टैक्स भी कर दिया और अब उसको क्या कर दिया, अपराध भी उस पर सेबी के द्वारा लगा दिया गया। तो यह हो जाएगा शेयर बाजार से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 284 में, निम्नलिखित में से कौन वैकल्पिक धन का उदाहरण है। वैकल्पिक मतलब होता है ऐच्छिक धन का। तो ऐच्छिक धन कौन है, करेंसी नोट, सिक्के, बॉन्ड, चेक। तो चेक आप उसको दे सकते हैं, मान लेते हैं पैसा नहीं तो आप चेक दीजिए, चेक के तहत भी वो ऐच्छिक धन के रूप में आता है। बॉन्ड क्या है, तो थोड़ा सा बॉन्ड के बारे में बता देते हैं। बॉन्ड और एक डिवेंचर होता है, मालूम है ना, दोनों में आपको इंटरेस्ट दिया जाता है जो एक समय सीमा के लिए आपको मिलता है, चाहे 5 साल हो 3 साल हो, जितना भी हो उसमें समय निर्धारित होता है, आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। बॉन्ड और डिवेंचर में ही अंतर है कि जब आप बॉन्ड को परचेज करते हैं वह तो उसमें क्या होता है, आपके नाम से कोई एसेट होता है, यानी कोई आपका नाम से आपका कोई वस्तु रखा हुआ होता है कि अगर आप मान लेते हैं कि कोई कंपनी का शेयर बॉन्ड खरीदें और कंपनी बाद में डूब गया या फिर वो लॉस में चला गया, तो वह आपका पैसा मिलेगा ही मिलेगा, सुरक्षित है, क्योंकि आपके नाम से वो जो वस्तु रखा हो उसको बेचकर मिलेगा। लेकिन डिवेंचर में ऐसा नहीं होता, डिवेंचर में थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा होता है, बॉन्ड में कम होता है। तो ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये भी बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 286 में, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार में लेन देन पर कर किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, संघ के द्वारा किया जाता है, राज्यों द्वारा एकत्रित। भारत में शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार, अब देखिए आपके माइंड में तो शेयर बाजार समझ में आ रहा होगा कि शेयर बाजार क्या था। शेयर बाजार वह था जहां पर कंपनियों के अंशों का खरीद बिक्री होता था, यानी। और ये फ्यूचर्स बाजार क्या है, तो फ्यूचर्स बाजार को समझने के लिए थोड़ा आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आप इसको आप समझिए कि जिस प्रकार से शेयर बाजार होता है जिसमें कंपनियों का अंशों का खरीद बिक्री होता है, ठीक शेयर बाजार का इसको आप कह सकते हैं अदर भाई, दूसरा भाई है, क्योंकि इसमें भी खरीद बिक्री होता है। जिसको फ्यूचर्स बाजार, ये आया कहाँ से निकल के, ये वायदा बाजार होता है, जिसको हम लोग कमोडिटी एक्सचेंज भी कहते हैं। जिस तरह से शेयर बाजार में शेयरों की खरीद बिक्री के लिए जो एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ी थी, जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज कहते थे। स्टॉक एक्सचेंज क्या था, जिसमें था कोई कंपनी के शेयरों को कोई निवेशक के द्वारा खरीद कर किसी अन्य इच्छुक निवेशक को जब दिया जाता था, तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता पड़ी, जिसमें से क्या हो सका, जिसमें उन दोनों के बीच में संपर्क स्थापित कराया गया, जो खरीदने वाला है और जो बेचने वाला है, उसी को स्टॉक एक्सचेंज कहा गया। तो ठीक उसी प्रकार जो वायदा अनुबंध या वायदा बाजार है, उसी को हम लोग वायदा बाजार कहते हैं। इसमें भी क्या होता है, इसमें अंतर यह है कि इसमें कंपनी का अंश ना होकर इसमें क्या होता है, कमोडिटीज के मतलब जो आप अपने जीवन लाइफ में पर डे के जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में उपयोग करते हैं वस्तुएं। जैसे क्या क्या हो गया, जैसे हो गया दाल, चीनी, मसाला, रुई, सोना, चांदी, लोहा, इन सभी, यानी कहने का मतलब जो उपभोग करते हैं और जो उत्पाद करते हैं। तो उस तरह से इसमें कच्चे मालों का खरीद बिक्री होता है, तो यही वायदा बाजार कहलाता है। तो दोनों क्या है, दोनों काम वही करता है, इंटेंशन वही है, लेकिन अंतर है कि शेयर में क्या होता है, शेयरों का खरीद बिक्री होता है, और वायदा बाजार में क्या होता है, कमोडिटीज का होता है, यानी जो इंसान अपने डेली लाइफ में जीवन, जो रोजमर्रा की वस्तुएं, यानी आप कह सकते हैं कच्चे माल का खरीद फरोख्त इसमें होता है वायदा बाजार में। तो जो वायदा बाजार होता है, यह क्या होता है, यह किसी आगामी तारीख के लिए किया जाने वाला एक कारोबारी सौदा होता है, जिसमें शेष भुगतान और डिलीवरी आगामी तारीख को ही किया जाता है। यानी यह कोई आगामी तारीख इसमें निश्चित होता है और उसी तारीख को जो शेष भुगतान है और डिलीवरी का डेट उसी दिन निश्चय किया जाता है। ये होता है वायदा बाजार। जैसे वायदा, आप इसका अर्थ में समझ सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अभी सोना 10 ग्राम सोना का रेट है 49,000 रुपये, ठीक है। आपको सोना लेना है और आपको ऐसा लग रहा है कि अगले महीना सोना का रेट बढ़ जाएगा, तो आपने क्या किया, तो आपको मान लेते हैं कि अगले महीना 15 फरवरी तक आपको डिलीवरी डेट देना है सोना का, और आपको लग रहा है कि जब हमको डिलीवरी देंगे तो उस समय सोना का रेट बढ़ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, तब आप सोने की कीमत जो बढ़ सकती है उस पर, मतलब जो अभी रेट है 48,000, अभी हम बोले कि 49,000 है, तो आपको लग रहा है अगला महीना बढ़ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, सोने का वायदा अनुबंध, यानी सोने का आप क्या करेंगे, एक वायदा अनुबंध खरीद लेंगे, जो आपको क्या करेगा, उस जोखिम को कम कर देगा। जो आपको लग रहा है कि आने वाला टाइम में वो 50,000 हो जाएगा, तो जो आप आने वाला टाइम में है वो सोना जो 49,000 में ले रहे थे प्रति 10 ग्राम, जो मूल्य था उसका सोना का 10 ग्राम का था, वो अगले महीने मान लेते 50,000 हो जाता है। तो आपको क्या होगा, आपने उसका वायदा अनुबंध खरीद लिया था ना, तो वायदा अनुबंध खरीद लिए जाने के कारण वह कीमत 50,000 होने के बावजूद भी वो आपको 49,000 में ही
क्या मिलेगा, डिलीवरी किया जाएगा। तो ये होता है, इसका फ़ायदा होता है। और नुकसान क्या होता है, मान लेते हैं आपको ऐसा लग रहा है कि 48,000 है, 49,000 है और आपको लग रहा बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो गया, कुछ परिस्थिति बस सोना का रेट घट गया, 48,000 हो गया। तो इसमें से आपको वायदा के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, 49,000 ही पे करना पड़ेगा। तो यही होता है अंतर। तो समझ गए होंगे, आशा करते हैं। तो यही होता है वायदा बाजार। तो वायदा बाजार होता है जिसमें हम लोगों ने देखा ना कि आगामी तारीख में किसी शेष भुगतान और डिलीवरी डेट की आगामी तारीख में ही होता है। तो इसमें क्या होता है, जो वायदा बाजार होता है यह मुख्यतः दो प्रकार से होता है। जो वायदा बाजार दो तरह से होता है, कौन कौन होता है, एक फ्यूचर्स और एक ऑप्शंस होता है। तो इसका जो व्यापार होता है वायदा बाजार का, वह दो माध्यम से, कौन कौन, एक फ्यूचर्स के माध्यम से होता है और एक ऑप्शन के माध्यम से होता है। अब फ्यूचर्स क्या है, फ्यूचर्स के माध्यम से जो होता है उसमें 1 माह के लिए ट्रेडिंग होता है फ्यूचर्स माध्यम से। तो ये उसका क्या है, मतलब ट्रेड करने का तरीका है वायदा बाजार का। जो वायदा बाजार है उसमें हम लोगों ने देखा कि यह जो वायदा बाजार है यह दो तरह से क्या किया जाता है, इसका मतलब अधिक किया जाता है, मतलब खरीद बिक्री किया जाता है वायदा बाजार। एक फ्यूचर्स के माध्यम से, एक ऑप्शन। फ्यूचर्स में 1 माह के लिए ट्रेडिंग होता है और इसमें प्रत्येक दिन का लाभ हानि का हिसाब करना होता है। और दूसरा जो ऑप्शंस होता है, वह ऑप्शंस में क्या होता है, वह 1 माह में कभी भी हो सकता है, 1 माह के अंदर में कभी भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, डेट निर्धारित नहीं होता है। इसमें हाँ, शेयरों की संख्या पहले से प्राइस उसका निर्धारित होता है ऑप्शंस बाज़ार में। तो यही उसी का अंश है फ्यूचर्स बाज़ार। यानी जो वायदा बाज़ार है वह दो तरीके से किया जाता है, एक ऑप्शंस के माध्यम से और एक फ्यूचर के माध्यम से। क्या देखा था हम लोगों ने फ्यूचर्स के माध्यम में, फ्यूचर्स के माध्यम में यह 1 माह के लिए होता है ट्रेडिंग। इसमें प्रत्येक दिन लाभ हानि का हिसाब किताब होता है। लेकिन ऑप्शंस में यह 1 माह में कभी भी हो सकता है, इसमें निर्धारित नहीं होता। तो यही होता है वायदा और ऑप्शन बाजार। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। अब देखिए शेयर बाजार और फ्यूचर्स बाजार। तो यही है फ्यूचर्स बाजार। वायदा बाजार का जो दो तरीके से ट्रेडिंग का माध्यम होता है, उसमें फ्यूचर्स बाजार है, वह किसके द्वारा कर लगाए जाते हैं, तो संघ के द्वारा ही सिर्फ लगाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी केवल, और बी नहीं कहिए, ऑप्शन नंबर सिर्फ एक पर्याप्त होगा, एक सही होगा। राज्य के द्वारा कोई कर नहीं होता। अब देखिए इससे रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछ दिया जाए सब बन जाएगा। अगर फ्यूचर्स ग्रुप पूछ दिया जाए, फ्यूचर बाजार पूछ दिया जाए, या फिर ऑप्शंस पूछ दिया जाए, या फिर कमोडिटीज एक्सचेंज पूछ दिया जाए, तो आपको मालूम होना चाहिए जो फ्यूचर्स बाजार जो क्या गया है, जो वायदा बाजार था, जिसमें क्या क्या था है, कमोडिटीज का, यानी जो जीवन मर्रा का जो कच्चे माल का खरीद बिक्री, खरीद फरोख्त किया जाता है, वह उसके लिए क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर 5 स्टॉक एक्सचेंज है। स्टॉक नहीं बोलिए इसको, कमोडिटीज एक्सचेंज बोलिएगा ना, क्योंकि स्टॉक में तो स्टॉक था उधर, इधर कमोडिटीज है तो कमोडिटीज एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। तो कमोडिटीज एक्सचेंज, फ्यूचर्स बाजार, वायदा बाजार और ऑप्शंस बाजार, ये सभी रिलेटेड है वायदा बाजार से। तो क्या होता है इसमें, जिस तरह से उधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था, उस तरह से अमेरिका में हम लोगों ने देखा था नैस्डैक था, डी जॉन्स था, उस सभी क्या था, इंडेक्स था। तो उसी प्रकार जो फ्यूचर्स बाजार में यह राष्ट्रीय स्तर पर 5 केंद्र इसके हैं। कौन कौन है 5 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पर 5 कमोडिटीज एक्सचेंज? एक है MCX है, उसके बाद NCDX है। NCDX का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया नेशनल कमोडिटीज डेरिवेटिव एक्सचेंज। तो NCDX है। उसके बाद क्या ICEX है, उसके बाद 1 2 3 हो गया ना, उसके बाद ACE है। ये सभी क्या है, कमोडिटीज एक्सचेंज है। यानी कहने का मतलब वर्तमान में वायदा लेन देन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर ये 5 केंद्र हैं। एक लास्ट वाला कौन है, NMC। यही 5 केंद्र हैं। इसके अलावा और भी हैं जो 16 हैं जो कमीशन युक्त होते हैं। तो इसमें इसके तहत में क्या होता है, 113 जिंस बाजार का इसके अंतर्गत में मतलब ये जो है ना, ये 5 राष्ट्रीय स्तर का है ना, इसमें 13 जिंसों का खरीद बिक्री होता है। तो ध्यान में रखिएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 287 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायदा बाजार आयोग द्वारा विनियमित होता है। वायदा बाजार द्वारा कौन विनियमित होता है? अब तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया कि वायदा बाजार क्या है। वायदा बाजार वह है जहाँ पर क्या किया जाता है, एक आगामी वर्षों में, आगामी वर्ष नहीं, आगामी दिनों में क्या किया जाता है, आगामी तारीख के लिए किया जाने वाला कारोबारी सौदा, जिसमें भुगतान और डिलीवरी आगामी तारीख को होती है, उसी को वायदा बाजार कहते हैं। जिस तरह से उधर शेयरों का खरीद बिक्री होता था, इसमें कमोडिटीज का खरीद बिक्री होता है। अब ये जो वायदा बाजार होता है, ये इसका जो ट्रेडिंग किया जाता है वह कैसे किया जाता है, वह 2 माध्यम से किया जाता है। कौन कौन माध्यम से, एक होता है ऑप्शन
के माध्यम से और दूसरा ये फ्यूचर्स के माध्यम से। तो ऑप्शंस के माध्यम से क्या था, ऑप्शंस के माध्यम से कि एक माह में किसी भी दिन आपका ट्रेडिंग किया जा सकता है, इसमें समय का निर्धारित नहीं होता है और इसमें प्राइस और शेयरों की संख्या पहले से ही लिमिट होती है। लेकिन जो फ्यूचर्स में होता है उसमें एक माह के अंदर में उसका क्या किया जाता है, ट्रेडिंग किया जाता है। इसमें प्रतिदिन क्या किया जाता है, लाभ हानि का कैलकुलेशन किया जाता है। यही अंतर है दोनों में। तो क्या हो जाएगा, मुद्रा बाजार फ्यूचर। अब देखिए फ्यूचर्स बाजार में कोई मुद्रा का लेकर तो व्यापार का नहीं उसमें संबंध है। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें देखा था सोना, चांदी, लोहा, दाल, यानी कृषि से संबंधित लगभग जितने भी हैं पदार्थ वही आते हैं इसमें वायदा बाजार में, कमोडिटीज एक्सचेंज में, यानी कृषि वाले इसमें ज़्यादा सामान आते हैं। तो मुद्रा फ्यूचर्स व्यापार यह तो था, इसमें है ही नहीं। फिर सी में देखिए इक्विटी फ्यूचर्स। अब बताइए फ्यूचर्स व्यापार में इसमें कमोडिटी से रिलेटेड सामान आता है, यानी जो जीवन मर्रा के उपयोग में जो जो पूरा डेली लाइफ है उसमें जो उपयोग की वस्तुएं हैं वो आती है। तो इक्विटी का तो चर्चा ही नहीं। इक्विटी क्या था, इक्विटी शेयर था जो कंपनी अपने कर्मचारियों को लागू करती थी, तो ये शेयर से संबंधित है। अब जींस फ्यूचर, हाँ जींस फ्यूचर है क्योंकि जींस क्या है, इसमें से जो भी कमोडिटीज के जो पूरे मतलब कच्चे माल हैं जितने तरह के जो आते हैं वही उसी को जींस कहते हैं। तो जींस फ्यूचर्स व्यापार यह बिल्कुल है, लेकिन इक्विटी फ्यूचर्स व्यापार यह तो नहीं है वायदा बाजार में। सिर्फ जींस होगा तो जींस बिल्कुल होगा जींस फ्यूचर बाजार। तो जींस वही जींस होते हैं जो कमोडिटीज के अंदर में जितने भी जो वस्तुएं कच्चे माल आ जाते हैं वही कहलाते हैं। तो लगभग इसमें जो 5 स्टॉक एक्सचेंज है ना, स्टॉक नहीं बोलिए, कमोडिटीज एक्सचेंज, उसमें लगभग 113 जींसों को रखा गया है व्यापार को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 288 में, निम्नलिखित में से कौन सी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचांक का नाम नहीं है। कह रहा है वैश्विक शेयर बाजार। नेस्डेक कहाँ का है बताइए। नेस्डेक यह न्यूयॉर्क का है। न्यूयॉर्क की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनियाँ जिसमें 3200 कंपनियाँ लिस्टेड है, ध्यान में रखिएगा। और डी जोन्स भी था अमेरिका का। उसका निक्की कहाँ का था, ये टोक्यो का था। इसके अंदर कितने कंपनियाँ लिस्टेड थी, लगभग 225 कंपनी। कोस्पी कहाँ का है, कोरिया का है। और सेबी यह क्या है, शेयर बाजार नहीं है। यह क्या है, यह शेयर बाजार यानी प्रतिभूति बाजार में यह क्या करता है, ग्राहकों के हितों का संरक्षण तथा प्रतिभूति बाजार का विनियमन तथा संवर्धन करने का काम सेबी के द्वारा किया जाता है। सेबी के बारे में क्या बता दें, सेबी के बारे में इसकी स्थापना 1988 ईस्वी में होती है। 1992 ईस्वी में एक अध्यादेश लाकर इसको क्या किया जाता है, वैधानिक बनाया जाता है तथा इसको एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी बाद में बनाया जाता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 289 में सबसे बड़ी संख्या में एटीएम होने के बावजूद भी लोग बैंकों की शाखा में जाते हैं, इसके मसले का कारण क्या है। कह रहा है कि एटीएम का बड़ी संख्या में एटीएम होने के बावजूद भी लोग बैंकों की शाखा में क्यों जाते हैं। ऑप्शंस पढ़िए। जमा राशियों नहीं स्वीकार करता, बिल्कुल सही बात है, इसका एक लिमिट राशि होता है। जमा राशियाँ स्वीकार नहीं करता, ये जमा नहीं करता है, सिर्फ आपको पैसा देता है। इसकी नकदी वितरण क्षमता समिति, हाँ इसका जो नगद वितरण करने का वह भी सीमित मात्रा में। आपको मालूम होगा ना कितना बार आप पैसा एटीएम से निकालना तो पैसा नहीं रहता, तो एक लिमिट होने के कारण क्या होता है, पैसा नहीं होता। तो ये भी कारण है। मानवीय संपर्क का अभाव, सही बात है, हर जगह एटीएम का सुविधा नहीं है, मानवीय संपर्क का अभाव है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 1 2 तीनों हो जाएगा। इसी कारण लोग शाखाओं में जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 290 में करा, मान लीजिए रिजर्व बैंक दर 1% घटा देता, इसका प्रभाव क्या होगा। करा मान लीजिए कि रिजर्व बैंक दर 1% घटा देता। बैंक दर क्या होता है, एक बार फिर से अपडेट हो जाते। बैंक दर वह दर होता है जिसमें वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से पैसा उधार लेती है, जिसमें से उसको इंटरेस्ट भी देना होता है। तो ये होता है बैंक दर होता है। तो अगर बैंक दर घटा देगा 1%, यानी जो पैसा जो उधार लिया है जिसमें वाणिज्य बैंकों को देना पड़ रहा है उसको इंटरेस्ट के रूप में, वो घट जाएगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि बाजार में अधिक नकदी हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही वाणिज्य बैंक पैसा क्या करेगा, जो बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक है, वो केंद्रीय बैंक नहीं वाणिज्य बैंकों से पैसा लेना कम करेगी, तो स्वाभाविक सी बात है उसके पास पैसा अत्यधिक होगी, तो मार्केट में भी पैसा अत्यधिक आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका पर्याप्त है। नेक्स्ट देखिए 2 होता है, एक बैंक दर होता है और एक रेपो दर होता है। दोनों में अंतर क्या है, अंतर दोनों का उद्देश्य वही है कि उसमें दोनों में क्या होता है, केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंक को पैसा उधार देती है। तो इसमें क्या होता है, जो रेपो रेट होता है उसमें अपने प्रतिभूतियों को रखना पड़ता है केंद्रीय बैंक को, लेकिन ये बैंक दर में नहीं रखना पड़ता है।
नेक्स्ट देखिए जो है बैंकों की जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा विनिमय कारोबार करती है उन्हें विदेशी मुद्रा कहा जाता है। 291 में कह रहा है बैंक जो शाखाएं सीधे विदेशी मुद्रा का विनिमय का कारोबार करती है, यानी यह लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? यह बिल्कुल कोई भी जो बैंक की शाखा है वह विदेशी मुद्रा का विनिमय का कारोबार कर सकता है। यह लाइसेंस आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह अधिकृत डीलर कहलाता है। आप प्रेजेंस ऑफ माइंड से ही बनाएंगे तो यह ऑप्शन से ही पर्याप्त लगेगा, यह बाकी नहीं है। 292 में निम्न आय समूहों को दिए गए अत्यल्प राशियाँ के ऋण खालिस्तान कहलाते हैं। कह रहा निम्न आय समूह को, यानी जो निम्न आय वाले समूह हैं उनको जो अल्प मात्रा में ऋण दिया जाता है क्या कहलाएगा? वह सूक्ष्म ऋण कहलाएगा। या तो कॉमन सेंस से भी आप मार सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 293 में, 293 में है, 293 में कह रहा साधारण निधि अनुपात, इसको हम लोग CRR को क्या बोलते हैं? कैश रिजर्व रेशियो भी बोलते हैं, फिर इसको नगद आरक्षी अनुपात भी बोलते हैं, आरक्षित निधि अनुपात ये भी चलेगा, और सांविधिक चल निधि अनुपात SLR। इन पदों पर अत्यधिक करीबी से संबंध निम्नलिखित में से किस उद्योग बाजार में है? कौन सा उद्योग बाजार में है? अब बैंकिंग उद्योग में है कि कमोडिटी बाजार में है कि पूंजी बाजार में है? अब बताइए। अब CRR और SLR क्या होता है? CRR क्या होता है? CRR होता है जब कोई वाणिज्य बैंक के कुल जमा का कुछ हिस्सा या प्रतिशत वह रिजर्व बैंक के पास जो जमा करती है वो CRR कहलाता है। SLR क्या होता है? जब वाणिज्य बैंक किसी को जब ऋण प्रदान करती है तो उसके बदले में वो अपने पास कुछ क्या करती है? रिजर्व के रूप में रखती है। इसमें सरकारी प्रतिभूतियाँ हो सकता है या फिर स्वर्ण हो सकता है। जो क्या कर सकता है, वह जो SLR होता है वह जमा कौन करता है? वह SLR जो जमा वाणिज्य बैंक RBI के पास करते हैं, जो जमा करती है। जैसे मान लेते हैं कि 1000 रुपया आप उधार लिए तो उसका 20% है SLR, तो वह 20% SLR 1000 का जो 20% है वह RBI के पास चला जाएगा, है ना। तो वह 1000 का चला जाएगा 200 रुपया, और उस 200 रुपया पर वाणिज्य बैंकों को वह इंटरेस्ट भी देता है। तो यही होता है SLR। तो यह क्या बैंकिंग उद्योग से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 294 में दलाल स्ट्रीट स्थित है। अभी हम लोग चर्चा किए थे ना कि दलाल स्ट्रीट क्या था? दलाल स्ट्रीट का संबंध है मुंबई से, दलाल स्ट्रीट का संबंध है स्टॉक एक्सचेंज से, दलाल स्ट्रीट का संबंध है शेयर बाजार से। क्या है कहानी? पहले बात है 1850 ईस्वी की, जब 1850 ईस्वी में कुछ दलाल एक बरगद के वृक्ष के नीचे एकत्रित होकर वहाँ पर शेयरों की खरीद बिक्री करना स्टार्ट करते हैं। धीरे धीरे उनकी संख्या में वृद्धि होती है। उसके बाद उस वृद्धि के बाद एक दशक के बाद क्या होता है? वह ये मतलब एक दशक के बाद गांधी जंक्शन रोड है, वहीं पर वो एकत्रित होते हैं, वहाँ पे भी वो वृक्ष की छाया के नीचे जुटने लगते हैं। उसके बाद यह सिलसिला जारी रहता है। फिर 1874 ईस्वी में एक अस्थाई जगह मिलता है, और यही अस्थाई जगह सुविख्यात होता है किसके रूप में? ये दलाल स्ट्रीट के रूप में, जो बाद में क्या जाना जाता है? जो बाद में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यहीं पर अवस्थित भी होता है। तो यही है दलाल स्ट्रीट का। मुंबई में, लंदन के न्यूयॉर्क में क्या होता है? वह वाल स्ट्रीट का भी कुछ इसी तरह कहानी है। जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है वॉल स्ट्रीट, वह भी क्या है? वह लंदन में। तो हो सकता है कभी कभी दलाल की जगह पे वॉल स्ट्रीट पूछ दिया तो आप गड़बड़ नहीं करिएगा, उसका लंदन मारिएगा। नेक्स्ट 295 में भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता कौन है? अब बताइए मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन करता। अब मुद्रा का प्रणाली का प्रबंधन करता क्या कहलाता है? मतलब मुद्रा का प्रबंधन क्या कहलाता है? मॉनेटरी पॉलिसी कहलाता है। यानी मुद्रा का फैलाव और संकुचन के प्रबंधन को ही मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं ना। ये क्यों किया जाता है मॉनेटरी पॉलिसी? ताकि वह क्या हो सके, मार्केट में स्थिरता बना रहे, आर्थिक विकास हो, तथा वह बेरोजगारी को कम करने के लिए भी इस तरह का स्थिति ना उत्पन्न हो। तो इस तरह का मुख्य जो विशेष उद्देश्य की प्राप्ति के लिए खासकर मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन यानी मॉनेटरी पॉलिसी RBI के द्वारा किया जाता है। तो ये मुद्रा प्रबंधन का प्रबंधन करता कौन है? वह RBI है। वो RBI अब कभी कभी ऑप्शन से ये भी दे देता कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन का भाग नहीं है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका जो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जो मॉनेटरी पॉलिसी लागू किया जाता है उसमें क्या क्या है? उसमें है खुला बाजार नीति है, और क्या है? खुला बाजार नीति के बाद है साख नियंत्रण है। वह क्यों किया जाता है? मॉनेटरी पॉलिसी खुला बाजार नीति के आधार पर, बैंक दर के आधार पर। तो ये सभी उसके क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी जो है उसको कंट्रोल करने का माध्यम है। तो ध्यान में रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ, इसी में रेपो रेट भी, रिवर्स रेपो रेट भी आता है, उसको भी ये क्या करता है, कंट्रोल कर सकता है उसी के माध्यम से। यानी कहने का मतलब जो मॉनेटरी पॉलिसी है वह किन किन माध्यमों से उसको कंट्रोल किया जा सकता है, नगद आरक्षी अनुपात, मतलब यही सब परिणाम उसका विधि है। रेपो रेट है, उसका रिवर्स रेपो रेट है, बैंक दर है, इन सभी के माध्यम से खुला बाजार की क्रियाएं हैं, इन सभी के माध्यम से उसको क्या किया जा सकता है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उद्देश्य क्या होता है, मतलब इसको करने का उद्देश्य क्या होता है वो भी देखिए, वो भी प्रश्न वो भी पूछ दिया जाता है। देखिए उसका उद्देश्य रहता है कीमतों में स्थायित्व लाना, विनिमय दरों में भी स्थायित्व लाना, फिर पूर्ण रोजगार की प्राप्ति करना, फिर आर्थिक स्थिरता लाना, आर्थिक स्थिरता के बाद आप कह दीजिए आय में भी स्थिरता, इन सभी यही उद्देश्य होता है प्रबंधन करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 296 में, भारत में बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ, तो वह 1969 में हुआ था, जिसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। नेक्स्ट देखिए, कभी कभी एसबीआई का भी पूछ दिया जाता है, एसबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। एसबीआई का तो पहले बार मालूम होना चाहिए कि वह पहले इंपीरियल बैंक ऑफ जाना जाता था, फिर 1955 में एसबीआई के यहाँ जाने लगा, फिर 4 साल बाद 1959 में उसका राष्ट्रीयकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 297 में देखिए, बैंकों की निम्नलिखित में से कौन सी सेवा उत्पाद विशेषतः छात्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया, तो छात्रों की सहायता के लिए वह ऋण शिक्षा ऋण इसमें दिया हुआ है, तो वही पर्याप्त होगा क्योंकि छात्र से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 298 में देखिए, 298 में निम्नलिखित में से किस पद का संबंध आरबीआई के कार्य से नहीं है। अब देखिए, अब आरबीआई का कार्य से नहीं, आरबीआई का कार्य क्या है, तो अभी हम लोगों ने देखा था आरबीआई का कार्य है, पहला है रेपो दर, रिवर्स रेपो दर तथा खुला बाजार की कार्रवाई करना, ये सभी उसके कार्य हैं। ये कार्य इसलिए करते हैं ताकि वो क्या कर सके, मार्केट में स्थायित्व को रख सके, कीमतों का स्थायित्व रखे, आर्थिक स्थिरता बनाए रखे, यही सब होता है। तो कार्य आरबीआई का कार्य नहीं है। पहले खुला बाजार परिचालन, अभी हम लोगों ने देखा था कि खुला बाजार परिचालन, खुला बाजार ऑपरेशन, यह था आरबीआई के द्वारा लागू किया जाता है। यह क्यों लागू किया जाता है, यह खुला बाजार प्रणाली जो होता है, यह क्यों क्यों लागू किया जाता है, इसके अंतर्गत रिजर्व बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां, ट्रेजरी बिल तथा अन्य स्वीकार पत्रों का क्रय विक्रय करता है। और खासकर यह क्या किया जाता है, मतलब मुद्रा को एकत्रित करने के लिए, फंड से एकत्रित करने के लिए करता है आरबीआई। और यह भी बोला जाता है कि जो साख नियंत्रण में है, खुला बाजार की जो क्रियाएं हैं वह बैंकिंग नीति से भी श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसमें बैंकों पर डिपेंड नहीं रहना पड़ता है ना, वह खुले बाजार में आकर और सफलतापूर्वक नियम को लागू कर क्या करती है, इसका उपयोग करती है। तो खुला बाजार परिचालन भी होगा आरबीआई के कार्य है। आरक्षी नकदी निधि अनुपात, वही सीआरआर, आरक्षी निधि अनुपात सीआरआर भी इसका कार्य है। उसके बाद सेंसेक्स आरबीआई का कार्य नहीं, सेंसेक्स का संबंध किससे है, सेंसेक्स का संबंध है शेयर बाजार से। तो ऑप्शन नंबर यही हो जाएगा, आरबीआई का कार्य नहीं। चलाए निधि समायोजन सुविधा है, ये चलाए निधि समायोजन सुविधा क्या है, वही एसएलआर है। तो ध्यान में रखिएगा, एसएलआर नहीं, गलती बोल दी, एलएएफ है ना, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, एलएएफ होता है। देखिए, ये मुख्यतः जो चलाए निधि समायोजन सुविधा होता है, यह बैंक क्यों लाती है, यह मुख्यतः जो होता है ना, रेपो दर और रिवर्स रेपो दर में उस दरों को कंट्रोल करने के लिए ये लाया जाता है, चल निधि समायोजन सुविधा, एलएएफ, जिसको हम लोग लिक्विडिटी एडजस्टमेंट कहते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, यह किसके लिए जाता है, रेपो तथा रिवर्स रेपो की दरों पर नियंत्रण करने के लिए लाया जाता है ये आरबीआई के द्वारा। तो सेंसेक्स हो जाएगा, इसका एलएएफ होता है, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 299, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त की आवश्यकताओं तक सीमित है। अब देखिए, कौन सा बैंक कृषि और ग्रामीण वित्त तक की संस्थाओं तक सीमित है, तो वह हो जाएगा नाबार्ड हो जाएगा। नाबार्ड की स्थापना कब होता है, वह होता है 1982 में। कौन, इसका जो समिति होता है, शिवराजन समिति होता है ना, हाँ शिवराजन, एक बार देख लीजिएगा, शिवराजन समिति ही है हमारे अनुसार। तो इसी की स्थापना की गई थी। इसके अंतर्गत ये जो ग्रामीण बैंक है उनको क्या कार्य सौंपा गया था, तो ग्रामीणों के उनके विकास तथा आर्थिक रूप से उनके स्तर में सुधार के लिए ऋण प्राप्त कर उनको क्या किया जा सके, उनमें सुदृढ़, उनमें क्या किया जा सके, आर्थिक रूप से चेंज लाया जा सके, इसीलिए नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। तो ध्यान में रखिएगा कि ग्रामीणों के उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनके स्तर में सुधार करने के लिए
ऋण के आधार पर राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास अधिनियम की सिफारिश की गई, जिसमें नाबार्ड का स्थापना किया गया 1982 में शिवराजन समिति के अध्यक्षता पर। तो देखिए ये जो होता है ना, नाबार्ड की मुख्यतः जो स्थापना होता है उसमें चरण सिंह का अहम भूमिका माना जाता है। थोड़ा उन्हीं के शासनकाल में ये आया था कृषि के क्षेत्र में। बोला जाता है कि अगर चौधरी चरण सिंह, क्योंकि चौधरी चरण सिंह मोरारजी देसाई उधर क्या बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो अपने काल में ये चौधरी चरण सिंह को क्या होते हैं, उप प्रधानमंत्री के रूप में भी रखते हैं। उनके दायरे में 2 प्रधानमंत्री रहता है। यह कृषि के क्षेत्र या किसानों के लिए बहुत ही काम किए, मतलब बहुत ही आशावादी थे चौधरी चरण सिंह। बोला जाता है अगर वो प्रधानमंत्री होते तो किसानों की स्थिति कुछ और होती। तो लेकिन दुर्भाग्यवश वो प्रधानमंत्री बने ही नहीं। प्रधानमंत्री बनने वाले थे तो कांग्रेस पहले ही अपना समर्थन वापस ले लेता है। 20 अगस्त को उनको क्या करना होता है, विश्वास मत था साबित करना होता है। 19 अगस्त को कांग्रेस वापस लेती, इसलिए इस्तीफा दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 300 में, निम्न में से कौन सी समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से संबंधित है। तो अब देखिए बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से वह नरसिम्हा समिति, नरसिम्हन समिति। अब ये नरसिम्हन समिति क्या था, ये आया था कब, ये 1991 में आ जाता है, जब 1991 में आपको होगा ना कि भारत एक आर्थिक मंदी से सामना करना पड़ रहा था। उस समय आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। तो वही नरसिम्हन समिति बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए लाया जाता है। और यह जो नरसिम्हन समिति था, यह मुख्यतः क्या देता है, बैंकिंग स्तर को, जो बैंकिंग स्तर के 4 स्तरीय प्रणाली देता है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर पर लागू करने की बात करती है। यही नरसिम्हन समिति है। और उधर नरसिम्हन जी क्या होते हैं, 1991 ईस्वी में पीवी नरसिम्हन जो उस समय कर्नाटक है ना, वो रहते हैं। मतलब उनका कोई भी दल से संबंध नहीं रहता और उसके बावजूद भी वो क्या बनते हैं, भारत के प्रधानमंत्री भी बनते हैं। हाँ हाँ, देखिए कॉम्बिनेशन है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। क्योंकि देखिए इकोनॉमिक्स भी तो वही बना है ना, जब सरकार उधर सरकार रहती है और इधर अर्थव्यवस्था रहता है, तो सब एक दूसरे से कनेक्ट है। आप अगर अच्छा से पढ़ते रहेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे, सब एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा और आपको लंबे समय तक याद रहेगा। 301 में देखिए, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई और लागू की जाती है। भारत में जो मौद्रिक नीति है वह किसके द्वारा बनाई जाती है, मौद्रिक नीति होता क्या है, इसको हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। यानी इसमें क्या किया था, मुद्राओं का संकुचन और फैलाव का जो प्रबंधन किया जाता है उसी को मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी लाया क्यों जाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी हम लोगों ने देखा था कि यह कीमतों में स्थायित्व लाने के लिए, विनिमय दर में स्थायित्व लाने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक स्थिरता के लिए, आर्थिक विकास ही कहिए, आय में स्थिरता के लिए, दोनों के लिए, आर्थिक विकास, आर्थिक स्थिरता, इन सभी के लिए क्या कहता है, मॉनेटरी पॉलिसी को लाया जाता है। यह किसके द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लाया जाता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि इसका उद्देश्य क्या है और यह प्रबंधन में क्या क्या कार्य करती है। तो प्रबंधन के रूप में हम लोगों ने देखा था क्या क्या करती है प्रबंधन के रूप में, वह खुला बाजार नीति को लाती है ना। उसके बाद रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, इसके माध्यम से वो क्या करती है, वो कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विदेशी विनिमय संचयन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है। विदेशी विनिमय, देखिए हम लोग विदेशी विनिमय संचयन का, अब याद करिए हम लोगों ने देखा था कि आरबीआई के जो कार्य थे उसमें से क्या क्या कार्य थे। कार्य में था नोटों का निर्गमन करना, यानी नोट को इशू करना, बैंकरों के सरकारी बैंकर के रूप में काम करता था। उसके बाद तीसरा था बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता था। बैंकों के बैंक के रूप में क्यों, क्योंकि जिस प्रकार वाणिज्य बैंक आम जनता के लिए बैंक होती, उसी प्रकार सभी वाणिज्य बैंकों का बैंक केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक होता था, तो बैंकों का बैंक के रूप में कार्य करता। और तीसरा था वह विदेशी विनिमय पर नियंत्रण करता था। और उसके बाद विदेशी विनिमय के बाद क्या था, साख नियंत्रण। साख नियंत्रण किसके लिए क्या आता था, जिसमें वो क्या कर सके, जिसके माध्यम से विनिमय में स्थिरता ला सके, मूल्य स्थिरता ला सके, आर्थिक स्थिरता। तो ये सभी उनके कार्य थे। तो वही हो जाएगा विदेशी विनिमय संचयन का रख रखाव। तो कौन हो जाएगा, वह भारतीय रिजर्व बैंक होगा। ऐसा नहीं मार दीजिएगा भारत का आयात निर्यात बैंक। हो सकता है आपके माइंड में ये भी प्रश्न चल रहा हुआ, क्योंकि जो भारत का आयात निर्यात बैंक कौन है, वह एक्सजिम बैंक है ना। एक्सजिम बैंक, इसकी स्थापना कब किया जाता है, 1982 ईस्वी में संसदीय अधिनियम लाकर इसकी स्थापना किया था। यह खासकर जो भारत से जो निर्यात है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक्सजिम बैंक की स्थापना किया जाता है, जिसमें वह निर्यात संबंधी ऋण जारी करता है। तो यह ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर स्पष्ट दिया रहता अंतर्राष्ट्रीय निर्यात के लिए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए कौन सा बैंक का स्थापना किया गया, तब हो जाता। लेकिन कह रहा विदेशी विनिमय का संचयन का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है, यह रख रखाव भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा किया जाता है। रख रखाव नहीं होता, अगर पूछता कि
क्रय विक्रय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आयात निर्यात के बढ़ावा देने के लिए, आयात निर्यात के ऋण के लिए क्या सुविधा, तब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा 302 के बाद 303 में भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है। देखिए स्वाभिमान योजना तो मेरे अनुसार लग रहा है कि स्वाभिमान योजना शुरू क्यों किया गया था, यह इस महिलाओं के लिए किया गया था, उनके स्वास्थ्य और पोषण को सुदृढ़ करने के लिए ये लाया गया था, जिसमें कुपोषित किशोरी को, नवविवाहित, गर्भवती और इन सभी के ध्यान में रखते हुए लाया गया था। तो एक बार आप अपना इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए कि स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है, ग्रामीण बैंकिंग से कि महिलाओं के अधिकारों से, वृद्धजनों की देखभाल से। इसमें हमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, आप इसका जवाब दीजिए क्या होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए 304 में निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। तो कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है। अब देखिए मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप, अब समझिए कि मुद्रास्फीति का मापन सामान्य मूल्य सूचांक के माध्यम से किया जाता है। तो सामान्य मूल्य सूचांक क्या करता है, वह वस्तुओं और सेवाओं के जो औसत वार्षिक मूल्य में जो परिवर्तन आता है वही सामान्य मूल्य सूचांक के आधार पर किया जाता है। जो ये ऐसा क्यों कर रहा है, वस्तुओं और सेवाओं में, तो वस्तुओं और सेवाओं में जो क्या होता है उसके रेट में, उसकी कीमत में घटोतरी या बढ़ोतरी होती रहती है। तो वही कह रहा है कि किसी वस्तुओं के और सेवाओं के औसत वार्षिक मूल्य में जो परिवर्तन आता है वही सामान्य मूल्य सूचांक के माध्यम से ज्ञात किया जाता है। तो सामान्य मूल्य सूचांक जो भारत में मुद्रास्फीति का जो मापन है वह दो माध्यम से किया जाता है। किन कौन विधि से, एक होता है थोक मूल्य सूचांक, क्या हो, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक होता है CPI, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर माने उपभोक्ता मूल्य सूचांक। तो आपको मालूम होना चाहिए मुद्रास्फीति का जो मापन है भारत में वह WPI के माध्यम से ही किया जाता है। WPI में इसमें ये वस्तुओं को लिया गया, सेवाओं को शामिल नहीं किया गया, लेकिन CPI में सेवाओं को शामिल किया गया। जो सरकारी वेतन होता है, कर्मचारियों का निर्धारण होता है, वह CPI के माध्यम से ही होता है। तो आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन मुद्रास्फीति का जो भारत में मापन पूछ दिया जाएगा तो वह क्या मारेगा, थोक मूल्य सूचांक ही इसका सही अर्थ होगा। यह स्टार्ट कब किया जाता है, वह 1989 में शायद स्टार्ट इसका किया जाता है। तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 305 में कह रहा है कि 2000 के भारतीय नोटों पर छपा मंगलयान क्या दर्शाता है। देखिए वह क्या दर्शाता है, वह दर्शाता है कि भारत पहला अटेम्प्ट में, भारत का पहला उद्यम मतलब पहला प्रयास में वह मंगल के कक्षाओं में स्थापित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। कि प्रथम प्रयास में ही वह क्या करता है, उसके कक्षा में स्थापित कर देता है। तो इसके कारण हो जाएगा अंतरिक्ष का पहला उद्यम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 306 में, 300 कहाँ थे हम लोग, हाँ 306 में देखिए इनमें से कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है। तो इनमें कौन भारत सरकार का मुख्य बैंकर है, बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब। तो भारत का बैंकर के रूप में कौन जानता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारत सरकार में नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। अब बताइए, याद करिए, भारत में नोटबंदी की घोषणा कब होता है, वह होता है मोदी सरकार में। कब, 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे। मेरे प्यारे भाई बहनों, मोदी के द्वारा ऐलान किया जाता है। नेक्स्ट देखिए 308 में आधार आधारित लेन देन के लिए आँख की पुतली का स्कैन प्रमाणीकरण की सुविधा पेश करने वाला भारत का पहला बैंक। यानी पहला बैंक कौन था जो आँख की पुतली के स्कैन का प्रमाणीकरण के आधार पर वह लेन देन होता था, तो वह एक्सिस बैंक हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ऐसा नहीं भारतीय स्टेट बैंक मार दीजिएगा, सब कुछ में भारतीय स्टेट बैंक नहीं है। हाँ वो बात अलग है कि सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज़्यादा सभी बैंकों के अलावा में इसके पास ज़्यादा पैसा भी है, शाखा भी ज़्यादा है, तो वो RBI वो SBI है। नेक्स्ट है 309 में, हाल ही में RBI द्वारा जारी 50 रुपये के नोट के पृष्ठ भाग पर निम्नलिखित में से किसका रूपांकन है। तो देखिए 50 रुपये का नोट पर क्या है, हम्पी में जो पत्थर है, कर्नाटक के हम्पी में, उसमें जो बना रहता है वह है। सांची का स्तूप किस में है, तो सांची का स्तूप है 200 रुपया वाला नोट में। क्या हम सही हैं, हाँ 200 रुपया के नोट में। लाल किला किस में है, लाल किला है यह 500 रुपये के नोट में। तो ध्यान में रखिएगा 500 रुपये के नोट में लाल किला का वर्णन है। मंगलयान किस में, 2000 वाला में। तो चलिए सांची का स्तूप हम लोगों ने देख ही लिया, ये 100 रुपया में है, तब बच गया 200 रुपया। तो 200 रुपया वाला में क्या, सॉरी
सांची का स्तूप तो 200 रुपया हो ही गया, सांची का स्तूप 200 रुपया में सांची का स्तूप है। और 100 रुपया में क्या है, तो 100 रुपया में क्या था, आप याद करिए 100 रुपया में क्या था, इसमें था गुजरात की रानी का जो बावड़ी चित्र है ना, वहाँ पर था, वही गुजरात की रानी का बावड़ी चित्र है 100 रुपया वाला में, तो ध्यान में रखिएगा। 500 रुपया में लाल किला, 200 रुपया में सांची स्तूप और 50 रुपया में हम्पी का पत्थर से बना रहा था। अब हमें बताइएगा 10 रुपये के नोट में किसका रूपांकन किया गया है। नेक्स्ट देखिए 310 में निम्नलिखित में से भारत में विमुद्रीकरण का कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं था। देखिए विमुद्रीकरण होता क्या, पहले इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब सरकार मुद्रा में क्या करते हो, मुद्रा के किसी प्रतिरूप को प्रचलन से बाहर करने का निर्णय लेती है, तो इस प्रक्रिया को विमुद्रीकरण कहते हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के द्वारा 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे डिसीजन लिया गया था, जिसमें 500 और 2000 के नोट को प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वह होता है काले धन को समाप्त करना, जो जाली नोट हैं उसको कारोबार से बाहर करना, और तीसरा होता है जो कर चोरी कर रहा है उस कर चोरी को रोकना। ये 2-3 इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन में अर्थव्यवस्था में नकदी की मात्रा को कम करना, तो देखिए कौन औपचारिक उद्देश्य नहीं है। हाँ, ये भी एक होता है कि नकदी की मात्रा को कम करना, ताकि वो क्या कर सके, बाजार के अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया सकते। यह भी एक माध्यम है, इसका आंशिक अर्थ यह भी निकलता है। क्योंकि देखिए ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि नकदी की मात्रा जैसे ही वो ये क्या हो जाएगा, डिमोनेटाइजेशन हो जाएगा, तो लोग उसको जमा करेंगे, वह भारत सरकार के पास आ जाएगा। तो एक प्रकार से जो नकदी है, नकदी में जो भी अवैध मुद्रा हैं, यानी कहने का मतलब नकली नोट हैं, वह भी गायब हो जाएंगे। तो दूसरा है सव्यवहार में अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग। चलिए इसको रहने दीजिए। कर आधार को बढ़ावा देना, तो कर आधार को बढ़ावा देना बिल्कुल बात है। हम लोगों ने देखा था ना कि कर चोरी को रोकने के लिए भी ऐसा किया जाता है, उसमें भी उसको सहायता मिलता है। तो कर आधार को बढ़ावा देने के लिए जीडीपी के विकास दर में स्वाभाविक सी बात है, जब क्या होगा, जब विमुद्रीकरण होगा, जब जो अवैध नोट हैं यानी जो जाली नोट हैं जब कारोबार से बाहर होंगे, तो कुछ जीडीपी में भी सुधार देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका पर्याप्त आंसर है। जो औपचारिक इसका उद्देश्य नहीं है, सव्यवहार के अंकीय तरीकों का अधिक उपयोग, यही इसका व्यवहारिक नहीं है, बाकी सभी इसके आंतरिक व्यवहार उद्देश्य हैं। नेक्स्ट देखिए 311 में रुपये जारी करता है। अब रुपये क्या है, देखिए रुपये जो है यह जारी किया जाता है 2011 में इसको विकसित किया जाता है। रुपये भारत का एक स्वदेशी भुगतान प्रणाली पर आधारित एटीएम कार्ड है। जिस तरह से आपके पास मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड होता है ना, उसी तरह से यह आधारित यह स्वदेशी भुगतान प्रणाली है रुपये कार्ड, जो अप्रैल 2011 में इसको विकसित किया जाता है और लगभग यह लाया जाता है चालू में 2014 ईस्वी से। तो यह जारी किसके द्वारा किया था, भारतीय राष्ट्रीय निगम भुगतान निगम लिमिटेड के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा इसका जो जारी करता है वह कौन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 312 में रेपो दर विचारणीय होती है। रेपो दर विचारणीय क्या होता है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत होता है कि राजकोषीय नीति के अंतर्गत होता है कि श्रम नीति के अंतर्गत होता है, जनसंख्या। अब इसका प्रश्न का जवाब आप बताइए कि रेपो दर विचारणीय कहाँ पर होता है, उसको किया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात, इसका सही जवाब ये होगा मौद्रिक नीति के अंतर्गत, क्योंकि जब मॉनेटरी पॉलिसी होता है, जब मॉनेटरी पॉलिसी का जो लाया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, तो उसी में रेपो दर को क्या कहता है, उसमें रेपो दर को बढ़ाया जाता है, घटाया जाता है। जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर रेपो रेट को 1% कम कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जो मार्केट में बाज़ार में नकदी ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होगा। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि जब क्या है, केंद्रीय बैंक है जो कम लेगी बैंकों से पैसा, तो मार्केट में पैसा देने के लिए उसके पास क्या होगा, ज़्यादा पैसा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 313 में खुले बाजार की कार्यवाहियाँ समाहित है। तो खुले बाजार की कार्यवाहियाँ किस में समाहित है, साख नियंत्रण की गुणवत्ता में, साख नियंत्रण के परिणात्मक विधियों में। तो आप बताइए खुले बाजार की कार्रवाई, अभी हम लोगों ने देखा था ना कि खुले बाजार की कार्रवाई है खुले बाजार की क्रिया के अंतर्गत में, जिसमें देखा कि रिजर्व बैंक खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियाँ, ट्रेजरी बिल, स्वीकृत पत्रों का क्रय विक्रय करती है। और यह भी कहा गया था कि जो खुले बाजार की नीति है वह साख नियंत्रण में क्या है, खुले बाजार की क्रियाएं बैंक नीति से श्रेष्ठ मानी जाती है। क्यों श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इसमें वाणिज्य बैंक वाणिज्य बैंक नहीं बोलिए, क्योंकि इसमें जो भारतीय बैंक होती है बिना दूसरे बैंक पर निर्भर रहे हुए अपनी नीति को सफलतापूर्वक लागू कर सकती है। तो इसलिए इसको क्या माना गया है, तो ये खुले बाजार कार्रवाई को समाहित किया गया है। तो साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में, है ना,
सबसे श्रेष्ठ नीति माना गया। श्रेष्ठ क्यों माना गया? जिसका हम लोगों ने चर्चा किया कि इसको किसी अन्य दूसरे बैंकों पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। वह सफलतापूर्वक खुले बाजार में क्या करता है? अपनी नीतियों को लागू करता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। शाख नियंत्रक के परिणात्मक, गुणात्मक इसलिए नहीं होगा क्योंकि यह गुण के विधि का नहीं, वह परिणात्मक जो उसका परिणाम होता है उसको कंट्रोल करने के लिए उचित इसको माना गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 314 में, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति की दर गिरने का निहितार्थ है? निहितार्थ का मतलब होता है छिपा हुआ अर्थ। कभी कभी क्या होता है, अगर हिंदी नहीं आप अच्छा समझिएगा ना तो क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा। छिपा हुआ अर्थ होता है। तो कौन है मुद्रास्फीति का दर गिरने, मुद्रास्फीति का दर गिरने का छिपा हुआ अर्थ? मुद्रास्फीति, अब देखिए मुद्रास्फीति पहले होता क्या है उस चीज़ को समझना बारीकी से। मुद्रास्फीति होता है जिसमें मुद्रा के मूल्य में कमी आ जाती है तथा वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि आ जाता है, इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। जिसमें से हम लोगों ने देखा था कि जब क्या होता है मार्केट में मुद्रास्फीति के साथ साथ बेरोजगारी की उच्च दर हो जाती है तो उससे स्टैगफ्लेशन कहते हैं, या मुद्रास्फीति के साथ साथ जिसमें मंदी आ जाता है उससे स्टैगफ्लेशन कहते हैं। हालांकि वो तो अलग बात है। तो अब करा मुद्रास्फीति, तो हम लोगों ने जाना कि मुद्रास्फीति में मुद्रा का जो मूल्य होता है उसकी क्या होती है, कमी हो जाती है तथा वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाता है। तो इसमें कौन उसका जो दर, अगर उसका दर गिर जाता है मुद्रास्फीति का, तब क्या होगा? तो जब दर गिरेगा तब क्या होगा कि पहले कीमतें की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही है। कीमतें पहले की तुलना, अब देखिए कीमतें गिर जाएगी, अब कीमत गिर जाएगा अगर उसका दर गिरेगा तो। अब इस चीज़ को आप बताइए। तो अगर उसका जो क्या होगा कि मुद्रास्फीति का दर गिरने का निहितार्थ है, यानी मुद्रास्फीति का दर गिरेगा तो कीमतें गिरेगी, बिल्कुल गिरेगी। कैसे गिरेगी? देखिए अब क्या होगा, मुद्रास्फीति का जो दर था उसमें मुद्रा मूल्य, वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा था, उसका दर कमा। तो स्वाभाविक सी बात है जब मुद्रास्फीति में वस्तुओं का मूल्य बढ़ रहा था तो अगर मुद्रास्फीति का दर नीचे जाएगा थोड़ा तो कीमतें गिरेगी। तो ऑप्शन नंबर 1 पर्याप्त लग रहा दूँ, कीमतें पहले की तुलना में अधिक धीमे से बढ़ रही है। ऐसा तो नहीं होगा, जब गिरेगा तो स्वाभाविक सी बात है मुद्रास्फीति जब कम होगी दर उसका गिरेगा, स्वाभाविक सी बात है जो मुद्रा का मूल्य है जो कम गया था उसका मूल्य में बढ़ोतरी होगा तथा वस्तुओं का रेट भी धीरे धीरे कमेगा, यानी गिरेगा, कीमतें दर गिरेगी। नेक्स्ट देखिए, खाद्य पूर्ति बढ़ गई, इसका कोई संबंध नहीं है। औद्योगिक विकास गतिहीन है, इसका भी कोई संबंध नहीं। तो केवल 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका पर्याप्त हो जाएगा। तो आप जान लीजिए, अगर अर्थ आपको अच्छा से पता है मुद्रास्फीति, अवस्फीति, डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, तो आप हर एक का जवाब सही दे पाएंगे। तो आज हम लोगों ने एक नया कॉन्सेप्ट देखा। क्या देखा? वायदा बाजार, जिसमें हम लोगों ने जाना कि वायदा बाजार जो होता है वह 2 माध्यम से उसका ट्रेड किया जाता है। कौन कौन? एक ऑप्शंस माध्यम से और एक फ्यूचर्स माध्यम से। तो आगामी में हो सकता है, आगामी जो परीक्षा है उसमें वो इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले सब्जेक्ट में, अगले अध्याय में, अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक को हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। अगर इससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे सकते हैं।